गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, हमने जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एटम। तो जितना हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड नाइन्थ। ठीक, नाइन्थ में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज बाय Thomson, okay, and then discovery of proton was by Goldstein, okay, Goldstein। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। और इसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ठीक, उसके बाद हमने कुछ एटम्स के बारे में पढ़ा था, एटम्स के मॉडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वी स्टडीड अबाउट ऑल ऑफ देम। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि नाइन्थ से हम पढ़ के आए हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं हम अगला पॉइंट, कि हम बात करते हैं वाटरमेलन मॉडल की। ये पहला मॉडल था जो दिया गया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम, वाटरमेलन मॉडल, और ये दिया था थॉमसन ने। उसके बाद एक दूसरा मॉडल आया जिसको दिया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड के मॉडल का नाम था, इसको कंपेयर करते थे लाइक वी हैव द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम से भी इससे रिलेट करते हैं, सिस्टम मॉडल, और इसे बोलते थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए इनके डिस्कवरर का नाम और इन्होंने कौन कौन से मॉडल दिए थे। ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से की गई। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज अ कैथोड रेज। कैथोड रेज मतलब जिसका ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, तो उसके अंदर कैथोड का नाम आता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ठीक, तो कैथोड दैट इज के जिसके ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज के पार्टिकल हो, और इसको एक डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरीके की दिखती है, सिमिलर टू दिस, और इसके अंदर दो मेटल्स लगी रहती हैं दोनों साइड्स में, जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं। ये मेटल्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगी, और इसको दोनों साइडों से एकदम बंद कर दिया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है, और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती हैं, यानी कि यहाँ से बैटरी लगाकर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर देंगे, फ्लो कर देंगे। ठीक, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वेरी लो प्रेशर पर जो इसके अंदर गैस होती हैं वो क्या होने लगती हैं, उनका आयोनाइजेशन होने लगता है, मतलब वो क्या होंगी, टूटने लगेंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने लगती हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और किस ओर जाएंगे, पॉजिटिव साइड की ओर जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये पॉजिटिव साइड की ओर जाएंगे। अब करंट स्टार्ट टू फ्लो अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मीन ये सा वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से किस ओर, पॉजिटिव वन की ओर, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं। दीज रेज वर कॉल्ड द कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल, और इन्हीं रेज को कहते हैं कैथोड रेज या फिर कैथोड रेज पार्टिकल। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाई मेकिंग अ होल इन एनोड, यानी कि ये पता करने के लिए कि फ्लो किस ओर हो रहा है, उन्होंने क्या किया, जो एनोड वाली प्लेट है, जो एनोड वाली प्लेट है दिस साइड, इसी वाली, इसके अंदर क्या किया, एक हॉल बना दिया। ठीक, जिससे क्या होता है, एनोड कॉस्टिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फॉस्फोरिसेंट मटेरियल, और इसके ये सा वाला सिरा था, जो एनोड के यहाँ वाला सिरा है, ये यहाँ पर लगा दिया गया फॉस्फोरिसेंट मटेरियल। फॉस्फोरिसेंट मटेरियल वो होता है कि जब कोई भी एनर्जी उसके अंदर जाती है
तो वो कुछ देर तक क्या करता है, स्पार्क करता है, यानी कि कुछ देर तक शाइन करता रहता है, चमकता रहता है, तो उसे कहते हैं फॉस्फोरिसेंट मटेरियल। इसमें स्पेशली यूज़ करते हैं जिंक सल्फाइड को। तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई थी, और जब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाकर टकराया तो ए ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप, तो उसके ऊपर क्या हुआ, एक ब्राइट यानी कि एक चमक उत्पन्न हुई, जिससे पता चलता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं। ठीक, तो अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड और मूव करती हैं टूवर्ड एनोड। जैसे कि निगेटिव चार्ज हमेशा किस ओर जाएगा, हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो इसी तरीके से ये भी क्या करती हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर जाती हैं। दीज रेज वर नॉट विजिबल बट दियर बिहेवियर कुड बी ऑब्जर्व, यानी कि ये रेस को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन इनके बिहेवियर को महसूस किया जा सकता, ऑब्जर्व किया जा सकता था। जैसे ये जब टकराती थी तो फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस जैसी एक्टिविटीज नजर आती थी। ठीक, फ्लोरिसेंस का मतलब होता है कि कोई चीज टकराए और जब तक वो टकराती रहे तब तक आपको चमक दिखाई दे। फॉस्फोरिसेंस ये होता है कि जब कोई चीज टकरा जाए या कोई एनर्जी का ट्रांसफर भी हो जाए, उसके भी कुछ टाइम के बाद तक भी वो चीज नजर आए, तो उसे कहते हैं फॉस्फोरिसेंस। तो ये दोनों एक्टिविटीज होती हैं। जब इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिक फील्ड में इनको ट्रेवल कराया गया, इनकी एब्सेंस में ट्रेवल कराया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक, लेकिन इसी जगह पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर लें तो ये क्या हो जाएंगे, ये वन इलेक्ट्रोड यानी कि एक तरफ को, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा उस तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाती है। यानी कि अगर इस तरीके से ये ट्रेवल कर रही हैं और हमने दोनों साइडों में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन की रेस जो होगी वन साइड को झुक जाएगी, ये टिल्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोड जो कैथोड रेज होती हैं उनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे कैथोड रेस के, वो डिपेंड नहीं करेंगे अपॉन द मटेरियल ऑफ द कैथोड। ठीक, और ना ही उसके अंदर जो गैस है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तुमको याद रखने हैं। ओके, कि पहली पॉइंट इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, नंबर वन। और सेकंड चीज़ जो हम इसमें देखेंगे कि इन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो है फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस। अगर अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। ठीक है, और अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वन साइड क्या होती हैं, टिल्ट हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, इनके ऊपर चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। और द थर्ड वन जो हम इसमें फिफ्थ वन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये डिपेंड नहीं करती ना ही कैथोड के मटेरियल पे और ना ही गैस के, उसमें जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर। फिर अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो थॉमसन थे उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाली, जिसे बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें उन्होंने क्या किया, द मीजर ऑफ द मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ई to the mass of an electron me by using the cathode ray discharge tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्यूब के अंदर इस बार दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसके चार्ज को और मास को बेसिस मानकर उसका उन्होंने रेशियो निकाला। ठीक, द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पथ, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन हो रहा था, डेविएशन माने कि कितना ज़्यादा एक तरफ टिल्ट हो रहा है, जो रे हमारी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेट लाइन है वो कितनी ज़्यादा टिल्ट हो रही है वन साइड, उसके बारे में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, कि किस तरीके से ये डिपेंड करता है। ठीक, उसके बारे में स्टडी किया। तो इसमें वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल पर, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड का, इतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और इसी वजह से डेविएशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज इतना ज़्यादा डेविएशन होगा
क्योंकि इतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद द कैथोड रेज। अंडरस्टैंड। द मास ऑफ द पार्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा लाइटर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्रेटर द डेविएशन एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितने ही ज़्यादा पार्टिकल्स का जो मास है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ है उसे हम क्या कर दें, इंक्रीज करें, इनकी पावर को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो डेविएशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ही अप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो फील्ड होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने पथ से डेविएट कर जाते हैं और जो ट्यूब होता है उसके पॉइंट ए पर क्या करते हैं, हिट करते हैं जाकर। ठीक। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो हम क्या देखेंगे, स्ट्राइक कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तब क्या इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर ये ए पॉइंट पर डेविएट करे जाकर हिट करेगा, और अगर हम यूज कर लें मैग्नेटिक फील्ड तो ये सी पॉइंट पर जाकर हिट करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पथ, और जब इलेक्ट्रॉन अपने पथ से डेविएट करते हैं यानी कि विचलित होते हैं, देन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तब क्या होता है कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है। इस केस में क्या देखेंगे कि टू हिट द स्क्रीन पॉइंट बी, तो इस केस में क्या होता है कि हम इसे पॉसिबल बनाने के लिए कि वो क्या करे, पॉइंट बी पर जाकर हिट करे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, तो उनको डिवाइड करते हैं तो इनकी वैल्यू निकल कर आती है 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, या केजी रिवर्सिबल। ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। ये वैल्यू दी थी थॉमसन ने अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बात करने वाले हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब कैरिड किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है मॉडिफाइड कैथोड रे के अंदर, यानी कि मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब जो होती है उसमें अगर ये किया जाता है, तो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज, यानी कि अगर हमने मॉडिफाइड करके कैथोड रे ट्यूब को यूज़ किया तो उसमें जो कैरिंग कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को, उन्हें हम ऑल्सो कहते हैं कैनाल रेज बोला जाता है इन्हें। ये इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इनके करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होते हैं कि ये कैथोड रेज अनलाइक कैथोड रेज ही होती हैं। ठीक है। यानी कि बस इनका चार्ज क्या होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक। और ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पर, यानी कि किस तरह की गैस को आपने कैथोड रे में इस्तेमाल किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। सिंपली गैसेस में क्या होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते होंगे, निकल जाते होंगे। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, यानी कि चार्ज जो होता है मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इस डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस से ये ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि कौन सी गैस से ये बन रहे हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में अपोजिट टू द ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, यानी कि इनका जो बिहेवियर होगा, अब बिहेवियर तो इनका अपोजिट ही होगा बिकॉज वी नो, क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। तो जिन पर निगेटिव चार्ज था उनके क्या होगा, अपोजिट ये बिहेवियर शो करता है। ठीक। ये क्या है, द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस हैं और ये हाइड्रोजन से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ये दिया था हमें चैडविक ने, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बम्बार्डिंग करवाई थी थिन शीट ऑफ बेरिलियम की बाई अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जो थिन शीट ऑफ बेरिलियम था उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। when electrically neutral particles having mass slightly greater than that of the proton,
और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल माने जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है, जिनका मास जो है आ लिटिल बिट ग्रेटर देन क्या है, प्रोटॉन है, तो इसे लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर ही माना जाता है, उससे क्या होते हैं, एमिट होते हैं। ही नेम्ड देम न्यूट्रल या फिर न्यूट्रॉन, यानी कि उन्होंने उसे न्यूट्रल या फिर एज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नाम दिया। थस दिस डिस्कवरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बिकॉज इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी साइंटिस्ट ने रिलेटेड टू दैट। ठीक, अब अगली बात करने वाले हैं हम थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते थे थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं, एक स्फेरिकल मॉडल भी दिया था इन्होंने, जिसकी शेप स्फेरिकल हुआ करती थी, और उन्होंने बताया था कि इसमें क्या रहता है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें इम्बेडेड रहते हैं, यानी कि जगह जगह लगे हुए रहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, सीड लगे रहते हैं, ब्लैक कलर के सीड लगे रहते हैं, इसी तरीके से क्या होता है कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फैला रहेगा, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर एम्बेडेड रहेंगे। अंडरस्टैंड, उन्होंने इसके बारे में बोला था, और इसी वजह से इसको प्लम पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद एक मॉडल आता है बाय द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें क्या हुआ कि फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड वाज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो अगर कोई पूछता है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था टू गिव द मॉडल्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम, तो उन्होंने किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, ठीक, बहुत ज़्यादा थिन, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मिलिएबल जो होती है वो गोल्ड गोल्ड ही होता है, जिसको बहुत ज़्यादा बारीक एक शीट बनाई जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पतली शीट ली गोल्ड की, ठीक, और उस थिन के ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग, ठीक है। जब ये बम्बार्डिंग की तो उन्होंने कुछ रिजल्टेंट को नोटिस किया, और वो रिजल्ट कुछ इस तरह थे कि उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के पार हो गए, बिल्कुल पार निकले, ठीक है, और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही था गोल्ड पार्टिकल्स का जो किसी एंगल पर उन्होंने डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि किसी एंगल पर घूमे, और जिसके अंदर से सिर्फ एक आउट ऑफ 20,000, 8 आउट ऑफ 20,000 जो था, जो 180 डिग्री पर वापस आया। इनका मतलब ये है कि अगर गोल्ड फॉइल यहाँ रखी थी तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे तो बिल्कुल पार निकल गए, कुछ ही पार्टिकल थे जो किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और 20,000 में सिर्फ एक पार्टिकल था जो टकराने के बाद कहाँ आ गया, वापस आ गया। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि ये हीलियम नाभिक है या हीलियम न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। डिफ्लेक्शन जो होता है एनॉर्मस रिपल्शन की वजह से होता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक, शोइंग फोर्स पॉजिटिव चार्ज इन एटम, और इससे क्या पता चला कि इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन या फिर रिपल्शन के कारण हो रहा है, तो इस वजह से पता चला कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहता होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये कंसंट्रेटेड होगा एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम की फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी जगह पर ये कंसंट्रेशन होगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो खुद पॉजिटिवली चार्ज थे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसके कुछ कंक्लूजन निकाले गए, वो कंक्लूजन कुछ इस तरह है, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम was densely concentrated in extremely small region, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम के अंदर वो कंसंट्रेटेड रहता है एक बहुत ज़्यादा डेंस डेंसली स्मॉल रीजन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि उसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से सर्कुलर पथ पर काम मतलब भागते रहते हैं या मोशन करते रहते हैं, और जिन सर्कुलर पथ पर ये मोशन करते हैं उस पथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन
और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पास बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कम्प्लीटली क्लियर है ही कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है वो निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस को क्या करेगा, बांधे रखेगा। पॉजिटिव चार्ज होता है एक बहुत छोटी जगह पे, स्मॉल जगह पर कंसंट्रेटेड रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके और पास क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक सर्कुलर पथ पर, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में। पहले तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस में, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर वर्क कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टुगेदर अगर इनकी बात करें किसी एटम के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। ठीक। मास नंबर ए हो जाएगा, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये डिपेंड करेगा मास नंबर कि किसी के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, मतलब कितना जेड है, और कितना एन है, मतलब न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड मास नंबर। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं आइसोबार की और आइसोटोप्स की। अगर हम आइसोबार की बात करें, आइसोबार्स आर द एलिमेंट हैविंग द सेम मास। यानी कि जो आइसोबार्स होंगे उनका मास क्या होगा, सेम होगा, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा इनका। इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और इनका मास क्या होता है, सेम होता है। और अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो ये होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। तो ये वेरी सिंपल है, आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, जैसे कि प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वाले को एस से, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और तीसरे वाले को करते हैं टी से। ठीक। तो इसका एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, इसका एटॉमिक मास वन होता है, इसका टू होता है, और इसका हो जाता है थ्री। ठीक। ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक। और ये सब वाला जो होता है ये हैवी वाटर बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं इस बात पर डिपेंड करेंगे। ठीक है। इफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस देयरफॉर दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल बिहेवियर। और इसी वजह से क्या होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और सिमिलरली केमिकल बिहेवियर भी शो करते हैं। अंडरस्टैंड। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल हैं, इट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द नेचर। यानी कि इसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया था कि किस वजह से जो एटम्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, एटम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया मोशन के बारे में और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि इन ग्रेविटी की वजह से क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक। इट ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन द मैक्सवेल इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन प्रॉपर्टीज। यानी कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इवन नॉट क्वांटम मैकेनिक्स एज अ होल। और क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें भी ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Okay, thank you very much for being the part of this video. Now in next video we are going to talk about the electromagnetic spectrum. I hope इसमें से कुछ भी नया नहीं था जो हमने अभी पढ़ा है, because it is not new just because of one reason, क्योंकि हम नाइन्थ में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप एक बार बुक पढ़ लेंगे और उसमें जो न्यू वर्ड्स आपके अकॉर्डिंग जो ऐड हुए हैं, बिकॉज थ्योरीज को अब ब्रॉड कर दिया गया है, काफ़ी बड़े लेवल पर पहुंचा दिया है,
तो उन थ्योरीज को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। एंड यू विल डू वेल इन योर एग्जामिनेशन आई होप, एंड बेस्ट ऑफ द लक, बिकॉज दिस चैप्टर इज कमिंग इन फर्स्ट टर्म। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने की मुझे तो कोई ख़ास बात नहीं लगी, बिकॉज मैं सोचता था कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इट्स वेरी इजी टॉपिक्स, और जनरली हम इसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं फ्रॉम नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है और सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी नया क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए चार्जेस के बारे में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक मासेस वगैरह हम सब कुछ कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टडी करते रहें, एटलीस्ट एक बार बुक्स ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से, पॉइंट्स विल बी क्लियर ओवर देयर। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।